हेलो स्टूडेंट। यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया अध्याय है, अध्याय 2 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 है, जो है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो हम इसमें दो चीज़ शामिल करके पढ़ेंगे। पहला हम विद्युत विभव विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा है धारिता के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम जो हमारा जो पहला टॉपिक है वो विद्युत विभव है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं अनंत, इन्फिनिटी। तो इसकी डिफिनीशन में जो है परिभाषा में इन्फिनिटी वर्ड आता क्यों है? क्यों हम कोई चार्ज इनफाइनाइट पे रखकर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर हम जो है लाते हैं, लाने में जो काम किया जाता है तो वही काम जो है वो उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो फिर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम चार्ज को इनफाइनाइट पे लेके क्यों जाते हैं, क्यों इनफाइनाइट से लेकर क्षेत्र के किसी बिंदु पर आते हैं। तो इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट हालांकि हम लोग लेके तो जाते नहीं हैं, कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं उसको। तो यूज क्यों करते हैं कॉन्सेप्ट जो इनफाइनाइट का, तो थोड़ा उसके बारे में जान लें, फिर आते हैं हम लोग विद्युत विभव के बारे में। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में जानेंगे। कि क्योंकि विद्युत स्थितिज ऊर्जा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेकर के ही हम थोड़ा उसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे जो हम दूसरा चार्ज लेंगे, एक वो होगा अत्यल्प धन परीक्षण आवेश होगा, क्योंकि उसी को लेकर सारी डिफिनीशन दी गई है। और जानते हैं कि धन परीक्षण आवेश जो बहुत अत्यल्प होता है उसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता और ना ही किसी चार्ज पे वो कोई बल लगाता है, बल्कि बल का अनुभव अपने ऊपर करता है। तो बहुत ऑलवेज हम लोग जो है वो पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। तो अत्यल्प धन परीक्षण आवेश होता है, इसीलिए धन परीक्षण आवेश होता है, टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिस जो बहुत ही छोटा होता, अल्प होता, जिसका मास बहुत कम होता। मास कम होने की वजह से ही धन लिया जाता है। और धन परीक्षण आवेश लेने से थोड़ा जो सारी डिफिनीशन दी गई हैं थोड़ा सा उसमें सुविधा हो जाती है, आसानी हो जाती है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है उसका मास बढ़ जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मास पॉजिटिव चार्ज से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कि एक चार्ज है, हालांकि जो हमने दूसरा चार्ज लेंगे यहाँ पे उसका कोई अपना विद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू है, इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होगा, इसके चारों ओर एक क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा इसका। अगर हम इस विद्युत क्षेत्र में कोई चार्ज लाएं कि इसके बगल में रखें, यानी कि धन मान लो एक परीक्षण आवेश को इसके पास लाके रखते हैं, तो हम कहते हैं कि इस चार्ज के पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब इसके पास क्या है, एक विद्युत स्थिति ऊर्जा है। हम क्यों कहते हैं कि जब हम इसे रखते हैं तो हम कहते हैं कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी, या कह लें कि इस पूरे सिस्टम में एक विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, या ज़्यादा अगर अच्छे से कहें तो वो ऊर्जा इनके जो क्षेत्र है, बीच का माध्यम है, उसमें संचित रहती है। तो जैसे हम इसको थोड़ा रिलीज करते हैं तो देखेंगे कि यहाँ पे कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ये इस पे एक फोर्स लगाएगा। जैसे हम यहाँ ला के रखे पकड़े रहे तो हम कहते हैं कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। और क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसे हम इसको रिलीज करते हैं तो ये इस पे एक फोर्स लगाता और ये चार्ज जो है इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है, इस डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो इसकी स्पीड बढ़ती जाती है और ये कंटिन्यूअस इस पे एक फोर्स लगाता जाता है।
ये चार्ज जो है इस पे एक लगातार फोर्स लगाता जाता है और इसकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो इसके पास जब स्पीड आ गई, मतलब गति में आ गया, तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ गई। इसके पास क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर इसकी चाल v है तो और मास m है तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी इसके पास आ गई। तो ये गतिज ऊर्जा इसके पास आई कहाँ से? ये भी तो है एक बात कि ये गतिज ऊर्जा आई कहाँ से। तो गतिज ऊर्जा ये जो थी कि इसके अंदर या इस सिस्टम में या इसके बीच में या इसके पास जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा जो थी, इसके विद्युत स्थितिज ऊर्जा, वही गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब हम चार्ज को रख के रिलीज करते हैं तो ये फिर मोशन में आ जाता है। तो वो इसका मतलब है कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी रही होगी, वो किस में फिर चेंज हो जाती है? गतिज ऊर्जा में। तो ये इसके पास की जो पोटेंशियल एनर्जी है वही इसको गतिज ऊर्जा में मिल जाती है, तो ये मूव करने लगता है। यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब गतिज ऊर्जा में यानी कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो अब जो एनर्जी की बात है वो हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर किसी आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो ऊर्जा होती है कि अनंत से यानी इनफाइनाइट से इस जो पॉजिटिव चार्ज है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, उसको इनफाइनाइट से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर, जिस बिंदु पे हमें उस पोटेंशियल एनर्जी चार्ज की चाहिए, लाने में जो काम किया जाता है, यानी लाने में किया गया कार्य, मान लीजिए लाने में किया गया कार्य W ही इस पॉइंट पर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो हम इसकी डिफिनेशन में देखें, अभी विभव के भी डिफिनेशन में इनफाइनाइट आएगा, तो ये वर्ड ये इनफाइनाइट वाला आया, ये क्यों आता है? क्यों हम चार्ज को इनफाइनाइट से लेके यहाँ आते हैं, और लेके आने में जो काम किया जाता है, इन दोनों के बीच जो प्रतिकर्षण विद्युत बल लगता है, उस बल के विरुद्ध जो बाह्य बल द्वारा इस चार्ज को यहाँ लाने में जो काम किया जाता है, वही उस चार्ज की इस पॉइंट पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो मेन तो बात है कि हम इनफाइनाइट से क्यों लाते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं ब्लॉक स्प्रिंग सिस्टम का। तो मान लीजिए कि ये एक रिजिड सपोर्ट है, यहाँ पे दृढ़ स्टैंड है, एक तरह सपोर्ट है, और यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिससे एक ब्लॉक बंधा हुआ है, और यहाँ पे स्प्रिंग जो है अपने नेचुरल लेंथ में है, मतलब ना ही वो तनी हुई है, ना ही खिंची हुई है, ना ही दबी हुई है, ना तो एलोंगेटेड है, ना ही कंप्रेस। ये ना तो खिंची हुई है और ना ही दबी हुई है। तो हम ये कहते हैं कि इस स्प्रिंग में या इस ब्लॉक के अंदर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, कोई विद्युत स्थितिज ऊर्जा नहीं। हालांकि ये मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी है, यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कोई इसके पास स्थितिज ऊर्जा नहीं है, न इस ब्लॉक के पास न स्प्रिंग के पास, क्योंकि इस ब्लॉक के बगल में अगर इस ब्लॉक को हम छोड़ भी दें, ये नेचुरल लेंथ में नहीं दबी हुई है, ना खींची हुई है ना, तो इस ब्लॉक को और स्प्रिंग के पास हम देखेंगे तो इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये कोई काम नहीं कर सकता। अगर इसके बगल में एक छोटा सा ब्लॉक रख दें
तो ये स्प्रिंग या ये बड़ा वाला ब्लॉक न इसको खींच सकता है अपनी तरफ, न इसको ढकेल सकता है। तो जानते हैं कि ऊर्जा की जो परिभाषा है वो क्या है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। तो जब इस पे कार्य करने की कोई क्षमता ही नहीं है, इसका मतलब है इसके पास ऊर्जा जीरो है, ऊर्जा है ही नहीं। अगर होता तो इसके पास में अगर ब्लॉक रख दें तो ये इसको ढकेल दे या अपनी तरफ खींच सकता है, या इस ब्लॉक को स्प्रिंग ढकेल सकती है या स्प्रिंग इसको खींच सकती है, लेकिन न स्प्रिंग न इस ब्लॉक को खींच रही है न ही ढकेल रही है। इसका मतलब है कि स्प्रिंग कोई काम नहीं कर सकती, इसका मतलब है कि इसके पास कोई एनर्जी नहीं है। और चलिए हम ये मान लेते हैं, ये दूसरी कंडीशन इस पे है कि हमने क्या किया कि इस ब्लॉक को धकेल दिया, मतलब धक्का दे दिया, दबा दिया स्प्रिंग को। हमने क्या किया कि इस ब्लॉक को अंदर की ओर धकेल दिया, यानी स्प्रिंग को कंप्रेस्ड कर दिया। थोड़ा सा हमने इसको क्या किया, बाह्य बल लगा करके इसको कंप्रेस कर दिया, यानी धकेल दिया। तो मान लीजिए हम बाह्य बल लगा करके इस पे W काम करते हैं, तो जब हम इसको धकेल करके इस पे जो काम करते हैं वो ही काम इसमें किस पे आ जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में संचित हो जाता है। अब हम कहेंगे कि इस स्प्रिंग के पास या इस ब्लॉक के पास पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हमने इस पे काम किया है। वो काम इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। कौन? स्थितिज ऊर्जा के रूप में, यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा के रूप में, क्योंकि हमने इस ब्लॉक को ढकेल के स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया। अगर हम यहाँ पे स्प्रिंग को, ब्लॉक को छोड़ते हैं और इसके बगल में एक छोटा सा ब्लॉक अगर रखते हैं, तो ये स्प्रिंग यानी ये ब्लॉक सिस्टम जो है इसको ढकेल देगा। आप करके देख सकते हैं कि जैसे हम इसको रिलीज करेंगे ये इसको धक्का देगा, और मान लीजिए कि अगर ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ गया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 12mv², अगर इसके पास मास m है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब गतिज ऊर्जा, वो कहाँ से आई? इसका मतलब है कि इसमें ऊर्जा पोटेंशियल के रूप में यानी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित थी, और वो स्थितिज ऊर्जा इसके पास आई कहाँ से? तो वो आई जो हमने इस पे बल लगा करके इसको कंप्रेस किया था, स्प्रिंग को नहीं ढकेला था। तो बार बल लगा करके जितना हमने इसको काम किया था W, वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आ गया। क्योंकि जब ही हम ब्लॉक को, स्प्रिंग को रिलीज करते हैं, ये ब्लॉक और बगल में समझाने के लिए रखा है, छोड़ते हैं तो इस ब्लॉक को धक्का दे देता है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाती है अगर ये v वेलोसिटी से आगे बढ़ता। तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से? तो वो आई इसमें जो इसके पोटेंशियल एनर्जी थी जो हमने काम करके इसमें संचित कराया था। क्योंकि जानते हैं कि ऊर्जा जो है वो संरक्षित रहती है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है, ना उत्पन्न किया जा सकता है। हाँ, रूप चेंज होता है, तो वो ऊर्जा जो है गति से स्थिति से गति में बदलती रहती है। तो जब ब्लॉक मोशन में कैसे आया? इसका मतलब इसके पास ऊर्जा थी, काम करने की क्षमता थी, तभी इसने इस पे धक्का दिया, यानी कि फोर्स लगाया, बल लगा के धक्का दिया। तो इसके पास मान लेते हैं वेग से ये आगे बढ़ रहा था, ऊर्जा ये है। तो ये ऊर्जा यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी जो है इसमें चेंज हो जाती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कब आई थी? जब हमने इस पे बल लगा करके काम किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है। जब हम इसको रिलीज करते हैं तो ये स्प्रिंग इस पे एक फोर्स लगाती है, और ये इस पे एक फोर्स लगाता। तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्स लग रहा है, क्योंकि जो हमने बल लगा करके इसको दबाया था, अब विपरीत दिशा में जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये स्प्रिंग इस पे बल लगाती है। तो इसका मतलब है कि इस पे जो है
बल जीरो नहीं है, स्प्रिंग इस पे बल लगा रही है, और यहाँ पे क्या था, फोर्स जीरो था। स्प्रिंग इस ब्लॉक के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रही थी, तो इसीलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगर ये स्प्रिंग इस पे फोर्स लगा रही है तो इसका मतलब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, ये काम कर सकती है। तो ये इसके पास इसके यहाँ पे स्प्रिंग इस पे बल लगाता और ये इस पे बल लगाता, तो यहाँ पे बल जीरो नहीं है और यहाँ पे फोर्स क्या है, जीरो है, और यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं लगाया गया, वो भी जीरो है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स भी लगाया गया, इंटरनल फोर्स भी है स्प्रिंग का, तो वो जीरो नहीं है। तो मेन कारण ये है कि अगर इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है तो वो किसी चीज़ पे फोर्स लगा सकती है अगर उस स्प्रिंग को रिलीज किया जाए तो। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, स्प्रिंग के अंदर कोई फोर्स नहीं है, वो ना इस पे कोई फोर्स लगा रही है ना ये मोशन में आ रहा है, का मतलब है कि इसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। अब उसी चीज़ को अगर हमें ये बताना हो कि इस ब्लॉक के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम कहेंगे कि इस ब्लॉक को इसकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी से, जब ये नेचुरल अवस्था में था स्प्रिंग, तो इसकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी से इस अवस्था से इस अवस्था में लाने में जो काम किया जाता है वो वर्क ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब स्थितिज ऊर्जा होगी। यानी इसकी जीरो पोटेंशियल एनर्जी से और इस अवस्था से ब्लॉक को इस अवस्था में लाने में बाह्य बल द्वारा जो काम किया जाता वो वर्क ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता। अब इसमें ये मुद्दा है कि इसके जीरो पोजीशन से, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का जो निरपेक्ष मान होता है, एब्सोल्यूट मान, जो वास्तविक मान, जो परम मान होता है, वो परिभाषित नहीं होता। तो इसीलिए हम उसको परिभाषित करने के लिए किसी एक पॉइंट को पर उसकी ऊर्जा को जीरो मान लेते हैं, यानी कि एक निर्देश तंत्र लेते हैं जहाँ पे मान लेते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तभी हम उसके मान को परिभाषित कर पाते हैं। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस परिभाषित होता है उसका परम मान परिभाषित नहीं होता, क्योंकि अगर हम यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़ीरो अगर नहीं बताएंगे, यहाँ पे हम ये जिक्र नहीं करेंगे, तो हम यहाँ बता ही नहीं सकते कि हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है ना। हम काम इसको कहाँ से कहाँ ला करके काम कर रहे हैं या किस अवस्था से इसमें इसको इस अवस्था में लाए पता होना चाहिए। हम उसके जीरो पोजीशन के, यानी कि इस अवस्था से जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी उस अवस्था से इस अवस्था में लाने के लिए जितना काम किया जाता, तो एक पोजीशन तो उसकी पहली बतानी होगी ना कहाँ से ला रहे हैं। तो वो पोजीशन हम ऐसा लेते हैं जहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं स्प्रिंग इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाता। तो जब कोई चीज़ किसी पर फोर्स नहीं लगा सकती, बल नहीं लगा सकती, तो हम कहते हैं उसके पास पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी एनर्जी ज़ीरो होती है। तो उसी तरह से इसमें भी एक कॉन्सेप्ट है कि इस चार्ज को हम डिफिनीशन में है कि वहाँ लेकर जाना है, वहाँ लेके चले जाएं जहाँ पे ये आवेश इस पर कोई फोर्स न लगाए, तभी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए ये स्प्रिंग इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रही थी, तभी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इसीलिए ये तो इस पर कंटिन्यूस फोर्स लगाएगा, ये स्पीड से बढ़ता जाएगा और ये फोर्स लगाता जाएगा, ये कितना ही दूर चला जाए इसका फोर्स कुछ ना कुछ लगता रहेगा लगातार। तो अब इस चार्ज को हम लेके कहाँ जाएं कि इसके द्वारा इस पर कोई फोर्स ना लगे, वो कौन सी दूरी होगी जहाँ हम इसको लेके जाएं कि कोई फोर्स ना लगाए। 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50, 100 किलोमीटर, कितना ही दूर हम लेके चले जाएं लेकिन ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। तो हम इसको कहाँ लेके जाएं कि ना लगे, तो हम ये मान लेते हैं कि इसको हम लेकर के इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाते, अनंत दूरी पे लेके चले।
तो यही तभी ये कॉन्सेप्ट आया अनंत, मतलब अनंत दूरी वो दूरी होती है जहाँ पे ये चार्ज इस पे कोई फोर्स न लगाए, मतलब अनंत दूरी, इतना दूर लेके चले जाए कि इस चार्ज का इस पे फोर्स लगभग क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। इसीलिए इस चार्ज को हम लेके कहाँ चले जाते हैं, इनफाइनाइट दूरी पे, अनंत पे लेके जाते हैं। और यहाँ पे इस चार्ज द्वारा जो प्रतिकर्षण बल है विद्युत, वो क्या मान लेते हैं, ज़ीरो मान लेते हैं कि यहाँ पे वो ज़ीरो फोर्स लगा रहा है। जब ज़ीरो फोर्स लगा रहा है तो इसका मतलब इस चार्ज के पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। क्योंकि हमें इस स्थान पे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू मालूम करना है वो तभी मालूम कर सकते हैं जब हम इसको उस स्थान से लाएं चार्ज को जहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, ज़ीरो हो। इसीलिए इसको हम लोग विद्युत विभव में जो है इनफाइनाइट का जो टर्म आएगा वो हालांकि एक निरपेक्ष राशि होता है, निर्देश तंत्र पे निर्भर करता है, तो निर्देश तंत्र के रूप में हम इनफाइनाइट लेंगे। निर्देश तंत्र के रूप में हम क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे, जहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो ये ज़ीरो इनफाइनाइट वाला टर्म इसके डिफिनेशन में इसीलिए आता है क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। तो हम चार्ज की पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल एनर्जी की अवस्था से विद्युत क्षेत्र के भीतर उसे किसी पॉइंट पे लाके रखने में जो बाह्य बल द्वारा विद्युत बल के विरुद्ध काम किया जाता है, वही काम जो होता है जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि विद्युत स्थिति ऊर्जा बताता है। लेकिन वो हम तभी इसको निर्धारित कर सकते हैं जबकि उसकी किसी अन्य स्थान पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, ज़ीरो हो। ठीक, तो ज़ीरो कहाँ पे होती है, इनफाइनाइट पे, क्योंकि ये चार्ज इस पे फोर्स कहाँ पे लगाना बंद कर देता है, इनफाइनाइट पे। तो इसीलिए ये इनफाइनाइट का टर्म कॉन्सेप्ट इसकी परिभाषा में आया कि हम किसी चार्ज को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर ला के रखने में बाह्य बल द्वारा जो काम किया जाता है वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो अनंत कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्योंकि अनंत पे ये इस पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा, और जब कोई फोर्स नहीं लगाएगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। बिल्कुल इसी तरह से जब स्प्रिंग इस पे कोई फोर्स नहीं लगा रही है तो स्प्रिंग कोई काम नहीं कर पाएगी, इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, क्योंकि इसके बगल में अगर हम कोई ब्लॉक रखते हैं तो इसको ढकेल नहीं पाती है। लेकिन जब हमने इसको कंप्रेस कर दिया, इसके पास पोटेंशियल काम कर दिया, इसके पास एनर्जी आ गई, जब हम इसको रिलीज करते हैं तो ये इसको ढकेलता है, इसको ढकेलता है। अगर ये v वेलोसिटी से आगे जाता है, काइनेटिक एनर्जी आई, तो वो आती कहाँ से, इसकी पोटेंशियल एनर्जी उस काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो इसलिए ये इनफाइनाइट का टर्म आया क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। अब जीरो पोजीशन की स्थिति से इस स्थिति में लाने में जो काम हो गया था वही इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है चार्ज की। हम तब तक नहीं बता सकते इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जब तक कि हम किसी एक पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो न मान लें। इसीलिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा का निरपेक्ष मान भी परिभाषित नहीं है। जिस तरह से विद्युत विभव का निरपेक्ष मान नहीं परिभाषित है, उसी तरह स्थितिज ऊर्जा का भी निरपेक्ष परम मान, वास्तविक मान परिभाषित नहीं है, बल्कि स्थितिज ऊर्जा में अंतर परिभाषित है। और हमेशा हम लोग स्थितिज ऊर्जा का अंतर पता करते हैं, हमेशा हम लोग विभव का नहीं, विभवांतर का पता करते हैं। और यहाँ पर भी देख लीजिए कि स्थितिज ऊर्जा का अंतर ही है, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है ही है, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ है, मान लीजिए पॉइंट P है तो यहाँ पे P है। तो हालांकि दो पोजीशन, अब हम इसके पास पूछें कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो दो स्थानों के ऊर्जाओं का अंतर तो ही आया। दो इस जगह की ऊर्जाओं का डिफरेंस ही तो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे, इसलिए डिफरेंस महत्वपूर्ण है। हाँ, इसका वास्तविक मान तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, जबकि ये मान के नहीं चलेंगे किसी एक पॉइंट पे इसकी ऊर्जा ज़ीरो है पोटेंशियल,
इसी तरह से विभव को किसी पॉइंट पे, किसी चार्ज विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी पॉइंट पे अगर हम विभव निकालें तो हम तभी यहाँ पे उसका विभव पता कर सकते हैं जब तक कि किसी अन्य जगह का हम विभव शून्य न मान लें। इसीलिए उसका परम मान परिभाषित नहीं होता है, बल्कि वो पोटेंशियल डिफरेंस ही परिभाषित होता है, क्योंकि वो सापेक्ष राशि नहीं है और विभव सापेक्ष राशि होता है। तो ये था कि कॉन्सेप्ट की इनफाइनाइट क्यों लाया जाता है इसकी डेफिनेशन में। तो चलिए अब शुरू करते हैं विद्युत विभव। हमें लगता है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं भी आई होंगी तो आप पूछ सकते हैं मुझसे इसके बारे में जो भी कन्फ्यूजन होगा। हालांकि अभी जब मैं विभव शुरू करूँगा तो विभव में, हालांकि किताब में यहीं से दिया है डायरेक्ट विभव विद्युत विभव से है, तो मैं डायरेक्ट विद्युत विभव से भी शुरू कर सकता था। तो मेन चैप्टर अब शुरुआत होगा विद्युत विभव। देखिए, विद्युत विभव के पहले थोड़ी कुछ चीज़ें जान लेते हैं, थोड़ा सा आसानी भी होगी इसमें। अब जैसे कि कार्य ऊर्जा प्रमेय में आप जानते हैं, हम जो है कार्य ऊर्जा प्रमेय में एक चीज़ है, यहाँ पे एक तरह से नोट करके लिख सकते हैं इसको। कार्य ऊर्जा प्रमेय से, कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है कि किसी वस्तु पर जो है बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य या संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य। संरक्षी बल आप जानते हैं कि इस बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो पथ पे निर्भर नहीं करता है, यानी कि संरक्षी बल द्वारा किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो काम होता है वो कार्य पथ पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उस वस्तु की प्रारंभिक अवस्था और जहाँ पे लेके जाते हैं अंतिम अवस्था पे निर्भर करता। किस रास्ते से लेके नहीं जाते हैं उस पे निर्भर नहीं करता। तो उस बल को हम लोग संरक्षी बल कहते हैं। जैसे अभी आपका स्प्रिंग फोर्स, गुरुत्वीय बल और ये विद्युत बल भी संरक्षी बल है। ठीक, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय में ये भी है कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, यानी बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य मान लेते हैं W, ये एक्सटर्नल है, प्लस संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, या केवल ये डेल्टा बल लगा, ये W लगा, तो W क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स। जो काम होता है वो बराबर होता है। कार्य ऊर्जा प्रमेय में पढ़ा होगा 11th में कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य किसी वस्तु पे या संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य में जितने बल हैं सभी बलों द्वारा किया गया जो टोटल कार्य होता है वस्तु पे, वो वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ऐसा प्रूफ भी किया गया है, पढ़ा भी है। तो अभी मान लें कि अगर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 हो तो क्या होगा इन दोनों में रिलेशन। अगर मान लें गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो, 0, ये फाइनल माइनस इनिशियल, कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो है बिल्कुल ना हो, तो इसका मतलब है कि जब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बिल्कुल ना हो तो इनमें क्या रिलेशन आ जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा। क्योंकि अभी हम लोग विद्युत विभव पढ़ेंगे उसमें ये टर्म आएगा कि उसे हम अनंत से जब लाएंगे तो हम बहुत धीरे धीरे लाएंगे चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाएंगे या चार्ज को लाएंगे तो बहुत स्लोली लाना, धीरे धीरे लाना, इस तरह लाना है कि उस चार्ज की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए,
तो वही बात बता रहा हूँ कि उस समय इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, बाह्य बल और विद्युत बल में क्या रिलेशन होगा, वो चीज़ बता रहा हूँ। हालांकि वो डिफिनेशन के बाद भी बता सकता, थोड़ा पहले बता दूंगा तो ऑलरेडी जानकारी रहेगी इसकी। तो अब यहाँ से देख रहे हैं कि हमारा जो W एक्सटर्नल है, बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य होगा माइनस, यानी कि इस अवस्था में जब काइनेटिक एनर्जी में बिल्कुल परिवर्तन जीरो हो, तो हम जो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा काम करते हैं वो संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। यानी माइनस WC जहाँ आएगा वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं। इस आधार पे हम ये भी लिख सकते हैं कि कार्य बराबर हो, जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं एक्सटर्नल, मान लीजिए इसमें कार्य बल गुणे विस्थापन होता है, तो मान लीजिए विस्थापन dr है, यहाँ पर भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कार्य विस्थापन dr कैंसिल हो गया। तो हमें ये जानता है फोर्स में क्या रिलेशन मिलेगा इस कंडीशन में, ये कि जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स के ऋणात्मक मान के बराबर होगा। दोनों बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट। ये कार्य भी दोनों बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन में क्या होंगे, अपोजिट। हालांकि कार्य की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है, मतलब ये है कि इसके नेगेटिव मान के ही बराबर होता है। फोर्स की डायरेक्शन होती है, ये दोनों इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट होंगे। तो ये चीज का कॉन्सेप्ट जो है वहां पे आएगा। दूसरी चीज है कि हमारी जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा या यांत्रिक स्थितिज ऊर्जा है उसका निरपेक्ष मान तो परिभाषित है नहीं। हालांकि हम इसकी डिटेल में चर्चा लास्ट में करेंगे चैप्टर के, मतलब इस धारिता के लास्ट में नहीं, ये विभव के लास्ट में, मतलब विभव वाला जो टॉपिक है उसके लास्ट में, कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थिति ऊर्जा, यांत्रिक स्थिति ऊर्जा परिवर्तन डिफाइंड होता है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी का परिवर्तन या पोटेंशियल एनर्जी की जो परिभाषा है, डिफाइंड है, वो ये है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनेशन है, यही परिभाषित है, हालांकि 11th में पढ़ चुके हैं। अब इस आधार पे आप ये कह सकते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब माइनस WC की जगह क्या लिख सकते हैं, W एक्सटर्नल भी लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक बातें थी, आप जानते रहिए। आगे जब चैप्टर आएगा, टॉपिक आएंगे, तो उसमें इन चीज़ों का थोड़ा उपयोग है, तो आप पहले से जानते रहेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये रिलेशन है, ये याद रखना। एक्सटर्नल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स के माइनस के बराबर होता है। एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया कार्य कंजर्वेटिव यानी संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। तो ये वाली कंडीशन, ये तो मान लीजिए डिफिनीशन में है ही है, ये तो हमने इसके आधार पे लिख दिया। ये वाली कंडीशन जो है कब ट्रू है, जब काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं, मतलब काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन ही जीरो है, तब ये सब ट्रू है। ठीक, क्योंकि हमने जीरो रख के ही देखा है तो ये सारी चीजें आई हैं। अब चलिए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, यानी मेन मुद्दा जो हमारा है वो है विद्युत विभव। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए, तो हम जो है अब आते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, वो है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत। हालांकि इसका भौतिक महत्व में अन्य चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे केवल इसकी डिफिनेशन की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव,
इसकी डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे। हालांकि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो है हम लोग आगे नोट में या इस तरह से लिख लेंगे पॉइंट करके, और इसका जो भौतिक महत्व है, फिजिकल सिग्निफिकेंस है, वो भी आगे पढ़ लेंगे। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ इसके डिफिनीशन की बात करेंगे और इसके मात्रक के बारे में, बीमा के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हालांकि हम जब इसका महत्व बताएंगे तो हम बताएंगे कि विद्युत विभव वाला होता है कि वो जो आवेश के प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। तो आगे हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो हम जो लोग, हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है, वो विद्युत विभव है। अब उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यहाँ पे डिफिनीशन है। हालांकि इसका जो फिजिकली सिग्निफिकेंस महत्व है या इससे रिलेटेड और भी कुछ बातें हैं, तो हम उसकी चर्चा आगे करेंगे। तो पहले हम लोग डिफिनीशन से शुरुआत करते हैं। तो इसकी डिफिनीशन में ये है कि किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर अत्वरित रूप से मतलब उस चार्ज की काइनेटिक एनर्जी में, जो एकांक धन परीक्षण आवेश होता है, उस काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब अत्वरित रूप से विद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा लाने में, उस पॉइंट पर लाने में जो बाह्य बल द्वारा लाने में जो कार्य किया जाता है, वह कार्य किया जाता है, वही कार्य जो है उस पॉइंट पर विद्युत विभव कहलाता है। लेकिन शर्त यह है कि उस चार्ज को अत्वरित लाना है। मतलब क्या है? अत्वरित रूप से लाना है। उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अभी डिफिनेशन के बाद बताएंगे। तो चलिए लिखते हैं इसकी परिभाषा कि विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से अत्वरित रूप से, पहले लिख लीजिए बाद, आवेश को अनंत से अत्वरित रूप से, या बाद में हम डिफिनीशन के लिख देंगे कि इसके चार्ज की, इसकी काइनेटिक एनर्जी में, यानी इसकी गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अत्वरित का मतलब क्या है कि वो उसका वेग कांस्टेंट हो। तो जब वेग कांस्टेंट होगा, यानी वेग में चेंज नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी, परिवर्तन जीरो रहेगा। यानी कि जिस वेग से वो चला, उसी वेग से ही वो उस पॉइंट पर आना चाहिए। भाई क्यों आना चाहिए अभी बताएंगे। तो को अनंत से अत्वरित रूप से, अनंत से अत्वरित रूप से विद्युत बल के विरुद्ध, बाह्य बल द्वारा लाने में किया गया बाह्य कार्य, मतलब किया गया कार्य ही किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से अत्वरित रूप से विद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है।
तो किसी विद्युत क्षेत्र में छेद के किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से अत्वरित रूप से विद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा लाने में, अनंत से अत्वरित रूप से विद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा लाने में किया गया बाह्य कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। तो उसे हम लोग अत्वरित रूप से लाएंगे। हालांकि आंकिक रूप में एक परिभाषा और है, उसको लिख लेते हैं तभी सब कुछ बताएंगे। अथवा हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आंकिक रूप में क्या लिखेंगे? किसी विद्युत क्षेत्र में छेद के किसी बिंदु पर किसी विद्युत क्षेत्र के क्षेत्र के किसी बिंदु पर अनंत से धन परीक्षण आवेश को अत्वरित रूप से लाने में, किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश को अनंत से अत्वरित रूप से विद्युत बल के विरुद्ध धन परीक्षण आवेश को अनंत से अत्वरित रूप से विद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा लाने में, विद्युत बल के विरुद्ध। आप लैंग्वेज को कैसे भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो निष्कर्ष एक ही निकलना चाहिए। आप इस कुछ शब्द को आगे पीछे कर सकते हैं। विद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा लाने में किया गया कार्य W। देखिए हमने यहाँ एकांक वर्ड हटा दिया है क्योंकि वो उसको हमें एक अनुपात के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। आंकिक रूप में किया गया कार्य W तथा धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में छेद के किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश को अनंत से अत्वरित रूप से विद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा लाने में, या अनंत से अत्वरित रूप से लाने में, ये वर्ड आप पहले भी कर सकते हैं। धन परीक्षण आवेश को अनंत से अत्वरित रूप से लाने में पहले भी कर सकते हैं। विद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य W तथा धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। या विद्युत विभव वाला वर्ड पहले ही जोड़ सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में छेद के किसी बिंदु पर विद्युत विभव, उस बिंदु पर धन परीक्षण आवेश को अनंत से अत्वरित रूप से विद्युत बल के विरुद्ध बाह्य बल द्वारा लाने में किया गया कार्य W तथा धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात के बराबर होता है। तो आप सेंस एक ही आना चाहिए, आप इसमें आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। तो किया गया कार्य और Q0 के अनुपात के बराबर, हालांकि दोनों का सेंस सेम है। यहाँ पे हमने उसको एकांक धन परीक्षण कह दिया और हमने यहाँ अनुपात लिया। सेंस सेम कैसे है कि मान लो अगर Q0 को लाने में W काम होता है अनंत से उस बिंदु तक, तो एकांक धन परीक्षण आवेश को लाने में कितना काम होगा, यही तो होगा। तो इसी बात को हमने यहाँ लिख दिया और एकांक वाली ऊपर लिख दिया। ये बात
या तो आप कहिए कि एकांक धन परीक्षण आवेश को वहाँ तक लाने में, या तो कहिए कि लाने में किया गया कार्य W और धन परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। लेकिन इसको अत्वरित रूप से लाना है। कैसे लाना है? अत्वरित रूप से। अत्वरित रूप से इसलिए लाना है, मतलब बहुत धीरे धीरे उसको लाना है। तो जब हम अभी हमने पीछे इसके बारे में कुछ नोट में हमने चर्चा की थी, उसका धीरे धीरे अब हम लोग यूज करेंगे। तो हम जब उसको लाते हैं तो बहुत धीरे धीरे लाते हैं, मतलब फोर्स बहुत धीरे धीरे लगाते हैं, क्योंकि एक विद्युत बल भी फोर्स लगाता है और हम बाह्य बल द्वारा लेके आते हैं। तो हम जो बल लगाते हैं बाह्य बल, तो वो बल जो विद्युत बल होता है उसके बराबर होना चाहिए और विपरीत डायरेक्शन। तो विद्युत बल मान लीजिए इधर से लग रहा है, बाह्य बल हम लोग इधर से लगा के आ रहे हैं। तो जब दोनों बल बराबर होंगे तब ये धीरे धीरे आएगा। हालांकि थोड़ा सा बाह्य बल बड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा उसका बड़ा होगा तभी तो आएगा वहाँ से चल के। तो इसीलिए इस केस में जो बाह्य बल होता है वो एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो विद्युत बल के क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में होता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस होता है। अब देखिए ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। विद्युत बल क्या होता है? संरक्षी बल होता है। संरक्षी बल के लिए ये सारी चीज डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस बल के बराबर और विपरीत डायरेक्शन में ये बल लगाता है। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि अगर काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं है तब ये कंडीशन आती है। बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य संरक्षी बल द्वारा किए गए कार्य के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। बाह्य बल द्वारा संरक्षी बल के ऋणात्मक मान के बराबर विपरीत होता है। तो ये चीज पीछे आई थी। तो यहाँ पे हम अत्वरित रूप से लाने का मतलब है कि जो चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो हमारा बाह्य बल है वो विद्युत बल के ठीक बराबर हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो, ताकि वो वहाँ से आ जाए, यानी इसको थोड़ा मोशन मिल जाए। तो जो वेग उसको मिलता है उसी वेग से धीरे 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 आता है उस पॉइंट पे, और उसको लाने में बाह्य बल द्वारा जो काम किया जाता है वही वर्क जो होता है उस पॉइंट पर विद्युत विभव कहलाता है। जो विद्युत क्षेत्र के भीतर हम किसी पॉइंट को लिए रहते हैं उस पॉइंट पर हमें विद्युत विभव कहलाता है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हम उसे बहुत धीरे धीरे लेके आते हैं? वो इसलिए लाते हैं कि हमारे द्वारा किया गया पूरा कार्य, होल वर्क जो होता है पूर्णतः, वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कह लीजिए या उसकी पोटेंशियल में पूरी तरह से क्या हो जाए? बदल जाए। मतलब ये है कि अगर हम उसको तेजी से लेके आएंगे तो तेजी से लेके आने का मतलब उसका वेग लगातार बढ़ता जाएगा, तो वो त्वरित होगा, तो उसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगी। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य जो होता है वो कुछ तो उसके काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा, और वो कार्य कुछ ही जो है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। 1 मिनट के लिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कुछ तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तब काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करते फिरेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया कार्य जो होगा वो अब काइनेटिक एनर्जी और इसके पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होगा। तब काइनेटिक एनर्जी को अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग स्लो लेके आते हैं किसी चार्ज को विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है तो हमारा पूरा कार्य उसके पोटेंशियल एनर्जी में या उसके विद्युत विभव में पूरी तरह से बदल जाए। यहाँ देखिए पोटेंशियल एनर्जी और विद्युत विभव में केवल एकांक चार्ज का डिफरेंस है। अगर हम उस चार्ज को ला करके वहाँ पे रखते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अगर वो यूनिट चार्ज लेके आते हैं यानी एकांक चार्ज लेके आते हैं, यानी उस चार्ज से उस वर्क में भाग दे देते हैं जैसे इस तरह से, तो वो विभव कहलाता है। तो मेरे कहने का मतलब वही है कि हम उसको स्लोली क्यों लेके आते हैं, इसीलिए लाते हैं कि हमारा पूरा कार्य जो होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो और बदल जाए। अगर हम उसे त्वरित रूप से लाएंगे, वेग बढ़ेगा तो उसकी कुछ ऊर्जा, हमारा जो काम होगा उस काम का कुछ पोर्शन तो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, कुछ ही तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में आएगा। तो अब उसको अलग से कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको जोड़ेंगे, तब इसके बराबर करेंगे। तो इसीलिए उसका झंझट ही खत्म हो जाए, इसलिए हम उसको इस तरह लाते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई परिवर्तन न हो।
तो जब चार्ज को किसी बिंदु पे लाते हैं तो वो पूरा काम उसकी पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत स्थितिज ऊर्जा में बदल जाता है। वो कार्य में अगर हम चार्ज से जो हम चार्ज लाते हैं उससे भाग दे दें तो हम वो बात आ जाती है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तब वो उस पॉइंट पर विद्युत विभव के रूप में बदल जाता है। किसके रूप में बदल जाता है? विद्युत विभव के रूप में। तो इसीलिए ऊर्जा में क्या है, ऊर्जा में जो है वो चार्ज को इनफाइनाइट से ला करके यहाँ तक क्षेत्र में रखते हैं W काम, तो W ही इसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है। लेकिन विभव में क्या होता है? यूनिट चार्ज लाना, यानी कि अगर इसको लाने में W काम है तो ये काम पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना वर्क होगा, ये विभव हो जाता है। अभी बताएंगे कि इसको V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिटेल में चर्चा करेंगे लास्ट में। तो चलिए इसके डिफिनेशन के हिसाब से इसका फार्मूला क्या होगा आंकिक रूप से। तो इस चीज को मैं मिटाऊंगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक, अब देखिए जब हम डिफिनेशन के हिसाब से अब उसको लिखेंगे कि विभव कहते हैं और इसे V से प्रदर्शित करेंगे, आगे नीचे लिख लेते हैं, और इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब परिभाषा अनुसार इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? V बराबर W/Q0, ये परिभाषा होगी के अनुसार ये फार्मूला हो गया। आंकिक रूप में विभव को इस तरह से डिफाइन करते हैं, W/Q0। W क्या क्या है? ये किया गया कार्य है और ये धन परीक्षण आवेश। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि W भी अदिश राशि है, ये भी अदिश राशि है, इसलिए विभव क्या है? एक अदिश राशि। विभव क्या है? एक अदिश राशि। यहाँ पे लिखेंगे कि विद्युत विभव एक अदिश राशि। अब इसकी मात्रक की बात करेंगे तो इसका मात्रक जो होगा, अब देखिए यहाँ पे मात्रक देख लीजिए। W का मात्रक आवेश का मात्रक, W का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर कूलम। जूल पर कूलम होता है, और इसे बोल्ट कहा जाता है, और इसे SI पद्धति में बोल्ट कहते हैं। तो इसका मात्रक जूल पर कूलम अथवा बोल्ट होता है, अर्थात इसका मात्रक बोल्ट भी हो। तो इसे SI पद्धति में बोल्ट कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि विद्युत विभव का मात्रक जूल पर कूलम या बोल्ट होता है। जूल पर कूलम अथवा बोल्ट होता है। जूल पर कूलम अथवा बोल्ट होता है। तो इसकी बीमा देख लें। बीमा मतलब W की बीमा बटे आवेश की बीमा। W की बीमा जानते हैं ml² T-2 होता है, कार्य है, ऊर्जा, सबकी बीमा एक ही होती है। और इसकी बीमा तो AT होती है, आवेश की Q बराबर IT होता है। तो इसलिए इसको ऊपर ले लें तो ml², ये T ऊपर जाके एक उसमें जुड़ जाएगा T, और ये इनवर्स, ये इसकी बीमा होगी। ये इसकी क्या हो जाएगी? बीमा हो जाएगी।
अब रही बात 1 वोल्ट की डिफिनीशन की, तो 1 वोल्ट की डिफिनीशन के लिए क्या हो जाएगा, W का मान 1 कर देंगे, इसका मान 1 कर देंगे तो V 1 हो जाएगा। मतलब है कि अत्वरित रूप से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर अगर 1 कूलाम के आवेश को लाने में बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य अगर 1 जूल होगा तो उस पॉइंट पर विद्युत विभव क्या होगा, 1 वोल्ट होगा, 1 वोल्ट होगा, क्योंकि उसका मात्रक वोल्ट है या जूल पर कूलाम कह लीजिए। तो मतलब 1 कूलाम आवेश को लाने में अगर 1 जूल काम किया जाता है अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर बाह्य बल द्वारा, तो उस पॉइंट पर कितना विभव होगा, 1 वोल्ट होगा। मतलब हुआ कि अगर W बराबर 1 जूल और Q नॉट बराबर 1 कूलाम या Q कह लीजिए, तो V बराबर 1 वोल्ट हो जाएगा। एक चीज इसमें और है कि जो विद्युत विभव जो होता है वो विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु का अभिलाक्षणी गुण होता है, यानी कि वो विद्युत क्षेत्र का जो होता है वो किसी बिंदु की स्थिति का अदिश फलन होता है, यानी ये पॉइंट का गुण होता है। विद्युत विभव क्या है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु का अभिलाक्षणी गुण होता है। हर पॉइंट पर विद्युत विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। वो अलग अलग इसलिए होगा, किसी एक पॉइंट की अगर बात करें, किसी एक पॉइंट की, तो जैसे हम इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे लाएंगे तो कुछ अलग काम किया जाएगा, यहाँ पे लाएंगे तो कुछ अलग काम किया जाएगा, यहाँ पे लाएंगे तो कुछ अलग काम किया जाएगा। तो इसीलिए ये पॉइंट, हर पॉइंट पर विद्युत विभव एक फिक्स होता है। हर पॉइंट पे विद्युत विभव क्या होता है, अपने फिक्स वैल्यू होती है। तो ये पॉइंट का गुण होता है। ऐसा नहीं कि हर पॉइंट पे ये बराबर होगा, नहीं, हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा। तो इसीलिए ये पॉइंट का गुण होता है। पॉइंट चेंज, विद्युत विभव चेंज। क्योंकि देखिए इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, एकांक धन परीक्षण आवेश को यहाँ लाने में कुछ कम काम करना पड़ेगा, यहाँ लाने में कुछ ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और यहाँ लाने में और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ विद्युत विभव कुछ कम होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ और भी ज़्यादा। तो हर पॉइंट पे अलग अलग होता है। तो इसीलिए पॉइंट का अभिलाक्षणी गुण होता है। तो इस बात को आप लोग लिख लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, मिटा करके इस बात को लिख देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे ये चीज़ हम लिख रहे हैं कि विद्युत विभव जो होता है, हालांकि जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है उस विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु पर रखे आवेश की ऊर्जा होती है, जबकि विभव जो होता है बिंदु का गुण होता है, और वो आवेश, क्योंकि ऊर्जा तो आवेश अर्जित करता है ना, आवेश के पास होती है, लेकिन विभव क्या होता है, पॉइंट का गुण होता है। तो बाकी ऊर्जा के बारे में हम तो आगे चर्चा करेंगे, इसलिए हम केवल विद्युत विभव लेक्चर में हैं। तो विद्युत विभव जो है विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर या अंदर, विद्युत क्षेत्र में भी कह सकते हैं, क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु का अभिलाक्षणिक गुण होता है, लाक्षणिक गुण होता है। किसी बिंदु का क्या होता है, अभिलाक्षणिक गुण होता है। मतलब अगर हर बिंदु पर, अर्थात हर बिंदु पर अलग अलग विद्युत विभव होता है, अर्थात अलग अलग बिंदु पर विद्युत विभव का मान अलग होता है। विद्युत विभव का मान अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। विद्युत विभव का मान क्या होता है, अलग अलग होता है।
तो ये था विद्युत विभव की डिफिनेशन और इसका मात्रक और बीमा और इससे रिलेटेड कुछ बातें। अब हम इसके अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ेंगे कि इसकी विशेषता के रूप में विद्युत विभव से रिलेटेड जो है क्या क्या बातें हैं, विद्युत विभव का हम लोग महत्व पढ़ेंगे, फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे। मतलब इसके बाद जो आने वाली चीज़ है थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। विद्युत विभव का जो महत्व है वो क्या महत्व है इसका। फिर हम लोग आगे थोड़ा सा पृथ्वी के विभव के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दो जो चीज़ें हैं वो हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। और आप लोग जो है, मुझे आशा है कि मैंने जो प्रयास किया समझाने का वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं भी आता है तो आप बेहिचक आप पूछ सकते हैं। अगर आप पूछेंगे तो मुझे उसका आंसर देने में खुशी होगी, क्योंकि जब आपका सवाल जो प्रश्न होता है सामने होता है तो उसका आंसर देने में, सटीक आंसर देने में थोड़ा सा ज़्यादा सूटेबल होता है। तो मुझे आशा है कि मेरी कोशिशें जो है आप लोगों को समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो लेक्चर में एक इसी से रिलेटेड एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, परीक्षा की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।